हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की क्लास अपनी रहने वाली है MCQ सेशन। तो MCQ सेशन में अपन प्रीवियस एग्जाम्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करते हैं, जो कि अगर अपना जैसे आरएमएल एग्जाम के भी अपन मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना सेशन रहेगा आरएमएल एग्जाम का जो प्रीवियस MCQ रह चुका है उनको हम टारगेट करते हुए आगे के MCQ अपन बनाते हैं, और साथ में हम वहाँ पे सॉल्यूशन भी अपन यहाँ पे अभी वीडियो के माध्यम से अपन कर लेते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो आरएमएल में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को अपन इंक्लूड करते हुए अपने जो सेशन चलाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अपना सेशन शुरू होता है। अब अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय। सर्फेक्टेंट जो होते हैं लंग्स के अंदर जो सर्फेक्टेंट्स काम में आते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, कौन सी सेल उसको प्रोड्यूस करती है? एल्वुलर मैक्रोफेजेज सेल, लिम्फोसाइट इन एल्वुलाइज, टाइप 1 एल्वुलर सेल एंड टाइप 2 एल्वुलर सेल्स। कौन सी सेल्स हेल्प करती है सर्फेक्टेंट्स के प्रोडक्शन में? तो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करने वाली सेल कौन सी होती है? वो होती है ऑप्शन बी, टाइप 2 एल्वुलर सेल्स। ठीक है, ये सेल्स क्या करती है? सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर आपको ये भी देखने को मिल सकता है, टाइप 2 एल्वुलर एपिथेलियल सेल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको यहाँ पे टाइप 2 एपिथेलियल सेल भी देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर और टाइप 2 एल्वुलर सेल भी देखने को मिल सकता है। तो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कौन सेल करती है? टाइप 2 एल्वुलर एपिथेलियल सेल। और जो टाइप 1 सेल है वो क्या करती है? ये करती है गैसियस एक्सचेंज का काम करती है। ठीक है, टाइप 1 क्या करती है? गैसियस एक्सचेंज काम करती है, और टाइप 2 क्या करती है? जो सर्फेक्टेंट को प्रोडक्शन करती है। ठीक है, सर्फेक्टेंट के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या करती है? सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। ठीक है, अब सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट होते हैं मिक्सचर ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सर्फेक्टेंट्स क्या किससे बने होते हैं? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं सर्फेक्टेंट। बट इसके अंदर लिपिड का कितना रोल रहता है? लिपिड का रोल रहता है 60%। ठीक है, सो सर्फेक्टेंट लिपिड के बने होते हैं, अपन ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि 60% लिपिड का होता है। तो सर्फेक्टेंट को टाइप कौन कौन से होता है? सबसे पहला होता है हमारा लेसिथिन। लेसिथिन के बाद में दूसरा कौन सा होता है? स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे बॉडी में सर्फेक्टेंट पाए जाते हैं, लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है सर्फेक्टेंट कौन प्रोड्यूस करता है? टाइप 2 एल्वुलर सेल। एंड कौन कौन से नेचर कैसा रहता है इनका? लिपिड के बने हुए रहते हैं, जो कि लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन दो हमारे पास में सर्फेक्टेंट रहते हैं। और टाइप 1 सेल क्या करती है? गैसियस एक्सचेंज में काम करती है। ठीक है, मैक्रोफेज तो आपको पता ही है, फेगोसाइटोसिस के अंदर काम में आती है। ठीक है, एंड लिम्फोसाइट वगैरह भी अपने इम्यूनिटी के अंदर ये हेल्प करती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्राइमरी फेज इन रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी इज कॉल्ड। ठीक है, जब आप सभी को पता है कि 3 फेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर से प्राइमरी फेज कौन सी है? जिस फेज के अंदर क्या हो रहा है? रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, और स्टमक की मोटिलिटी भी वो हो रही है, रेगुलेट हो रही है। तो ये कौन सी फेज है? ऑप्शन है हमारे पास में स्वेलोविंग फेज, गैस्ट्रिक फेज, सिफेलिक फेज या फिर इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, कौन सी प्राइमरी फेज होती है? और प्राइमरी फेज के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास में? एक तो गैस्ट्रिक एसिड का रेगुलेशन शुरू हो गया है और साथ में इंटेस्टाइन मोटिलिटी की भी रेगुलेट हो गई है। तो कौन सी फेज में ये सब होता है? स्वेलोविंग फेज में, गैस्ट्रिक फेज में, सिफेलिक फेज में या फिर इंटेस्टाइनल फेज में? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करके आप बता सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है, प्राइमरी फेज कौन सी होती है? वो होती है सिफेलिक फेज। ठीक है, सिफेलिक फेज को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फेज। तो सबसे पहली फेज कौन सी हो गई? सिफेलिक फेज। तो अपन इन फेजेस को पढ़ लेते हैं कि भाई कौन सी फेज में क्या होता है। तो सिफेलिक फेज में क्या होता है कि रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, तो
Cephalic phase begins stimulate reflexes by sensory receptors in head in response to smell, taste and thought। ठीक है, जब भी अपन थॉट अबाउट फूड, ठीक है, ये हो गई अपनी फर्स्ट फेज। ठीक है, जब भी अपन क्या करते हैं, किसी फूड के बारे में सोचते हैं, उसकी स्मेल कैसे आती है उसका थॉट करते हैं, टेस्ट का थॉट करते हैं, तो इस थॉट की वजह से क्या हो रहा है, अपनी जो रिफ्लेक्सेज होते हैं ब्रेन के अंदर वो सब क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट होकर क्या करते हैं, सिफेलिक फेज के अंदर ये चीज स्टिमुलेट होती है। स्टिमुलेट होने से ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। सबसे पहला क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को ये क्या कर देते हैं, रेगुलेट कर देते हैं। तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन के अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा अपनी क्या, पैराइटल सेल। ठीक है, पैराइटल सेल के सिक्रेशंस को बढ़ा देगा। तो पैराइटल सेल क्या क्या काम करती है, ये क्या काम करती है, HCl के प्रोडक्शन को हेल्प करती है। ठीक है, HCl प्रोड्यूस कौन सेल करती है, पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। एग्जाम के अंदर पूछते हैं पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। और पैराइटल सेल क्या काम करती है, HCl के प्रोडक्शन में। दूसरा गैस्ट्रिक सिक्रेशन हमारे काम करवाने में कौन हेल्प करती है, चीफ सेल। ठीक है, चीफ सेल क्या काम करती है, ये करती है पेप्सिनोजन की सिक्रेशन के लिए। ठीक है, जो आगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो चीफ सेल किसको रेगुलेट कर दिया, पेप्सिनोजन के लिए गैस्ट्रिक जूस बनाता है। ठीक है, और इसके बाद में कौन सी आती है, म्यूकस सेल, जो म्यूकस का रिलीज करवाती है। ठीक है, तो मतलब यह क्या हो गया, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन कौन सी स्टेज में होता है, सिफेलिक फेज के अंदर होता है। हमारा आंसर क्या बन गया, सिफेलिक फेज। इसके बाद में क्या होता है, ये जो रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक फेज वगैरह है, ये सब कौन सी सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम पे मेन रिले करता है, तो ये अपने काम करता है मेन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। जब स्टमक के अंदर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तभी ये सब चीजें हैं जो वर्क करना शुरू करती है। ठीक है, अब इस पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो गया। अब ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा स्मूथ मसल्स के अंदर भी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, स्मूथ मसल्स के अंदर भी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, स्टमक मोटिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब तो हमारा दूसरा भी ऑप्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा वर्ड हमारा मोटिलिटी आई, तो मतलब मोटिलिटी भी किस में रेगुलेट होती है, फर्स्ट फेज में, सिफेलिक फेज में। ठीक है, सिफेलिक फेज कब शुरू होता है, अपन जब फूड का थॉट वगैरह करके अपना जो फेज शुरू हो जाती है उसको अपन बोलते हैं सिफेलिक फेज। आई होप आपके ये फेज इससे समझ में आ गई है। इसके बाद में सेकेंड फेज हमारी होती है, वो होती है कौन सी, दूसरी फेज, गैस्ट्रिक फेज। तो गैस्ट्रिक फेज के अंदर क्या होता है, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक। यहां पे स्टमक का डिस्टेंशन शुरू हो जाता है और साथ साथ में अपन क्या करते हैं, इस फेज में क्या होता है, फूड का अपन इंजेक्शन कर लेते हैं। तो स्टमक का डिस्टेंशन भी कौन सी स्टेज में होगा, गैस्ट्रिक फेज के अंदर। इसके बाद में क्या होता है, रिलीज। गैस्ट्रिक फेज में क्या रिलीज होता है, रिलीज गैस्ट्रिन एंड इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, इस फेज के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिन का रिलीज होता है। गैस्ट्रिन का रिलीज कौन सी सेल करती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेल आती है जी सेल। तो जी सेल की मदद से गैस्ट्रिन का रिलीज होता है। गैस्ट्रिन क्या करता है, HCl प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद में थर्ड फेज आती है, वो कौन सी आती है, इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल फेज के अंदर क्या, फूड का जो है वो इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। तो इस फेज को अपन ने क्या नाम दे दिया, इंटेस्टाइनल फेज। और ये ड्यूडेनम इसके अंदर क्या करता है, गैस्ट्रिन का रिलीज करवाता है। ठीक है, ड्यूडेनम से यहाँ पे गैस्ट्रिन रेगुलेट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 फेज होती है हमारी, सिफेलिक, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी इज कॉल्ड सिफेलिक फेज। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सिफेलिक फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन DNA मॉलिक्यूल्स इनसाइड ए सेल इज कॉल्ड। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर के जो DNA मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना, इसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन हमारे पास में ट्रांसपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन या फिर डुप्लीकेशन।
तो ये स्टेज जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल्स इनसाइड ए सेल इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या हो गया, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए मूव वन लोकेशन टू अनदर इनसाइड ऑन सेल। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, ट्रांसपोजिशनिंग होना। ठीक है, इसके बाद में दूसरा वर्ड हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन के अंदर होता है सेक्सुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। इसको हमने क्या बोल दिया, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बाद में थर्ड वन आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए को क्या किया इन्होंने, फ्रेगमेंट के अंदर इन्होंने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में जो जीनोम होता है, जीनोम के ऊपर इन लोगों ने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, इंस्टॉलेशन करना जीनोम के ऊपर। ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या करना, जीनोम के ऊपर इंस्टॉल करना, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक और वर्ड हमें देखने को मिलता है, वो होता है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ये मेनली काम आता है बैक्टीरियो फेज की स्टेज के अंदर। ठीक है, जब बैक्टीरियो फेज की स्टेज के अंदर ट्रांसफर होना किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, बैक्टीरिया फेज में ट्रांसफर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन होना। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। ठीक है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के अंदर कौन सा इन्फेक्शन है वो एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया मिलकर क्या करते हैं, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन पैदा करते हैं बच्चे में। तो इसमें से कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन में एसोसिएटेड नहीं है, उनके साथ में नहीं आता है, अलग से होता है ये। ऑप्शन हमारे पास में रूबेला, नाइसीरिया, साइटोमेगालोवायरस या फिर टोक्सोप्लाज्मा। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है नाइसीरिया। ठीक है, नाइसीरिया क्या है, एक अलग से प्रॉब्लम होती है, ये कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कोज नहीं करवाता है। ठीक है, नाइसीरिया कैसे होता है, ये हमारा जब बेबी का जो बर्थ होता है, तो बर्थ कैनाल के अंदर ये क्या नाइसीरिया का बैक्टीरिया प्रेजेंट रह सकता है, तो वहाँ से ये क्या करता है, बर्थ कैनाल के अंदर प्रेजेंट रह के, ठीक है, फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन कम्स कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्शन। ठीक है, जो भी बेबी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आना या फिर इन्फेक्शन के सिक्रेशंस जो भी हो रहे होते हैं बर्थ कैनाल के, तो वो बेबी के डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में आने से क्या होता है, बेबी को नाइसीरिया गोनोरिया की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, जबकि ये एक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं पैदा करती है, ये आफ्टर बर्थ बेबी में देखने को मिलता है। ठीक है, सो अब इसके बाद में जो अदर जो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिल रहा है, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड टोक्सोप्लाज्मा, ये सभी क्या कोज करवा सकते हैं, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कोज करवा सकते हैं। तो इनका एक ग्रुप होता है, ग्रुप का क्या नाम है, टॉर्च। ठीक है, टॉर्च ग्रुप वाले बैक्टीरिया आते हैं, ये क्या करते हैं, कंजेनाइटल इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन कोज करते हैं। इसलिए इन्फेक्शन, अगर इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हो गया तो इनको हमने क्या बोल दिया, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या कोज करवा देते हैं, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन जो है वो कोज करवा देते हैं बच्चों में। अब ये इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। टी से क्या बन गया हमारा, टी से बन गया हमारा टोक्सोप्लाज्मोसिस।
ओ से हो गया हमारा अदर बैक्टीरिया, अदर के अंदर अपन क्या ले सकते हैं, सिफिलिस को हम अदर में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में आर से हो गया हमारा क्या, रूबेला। इसके बाद में सी से हो गया हमारा क्या, साइटो मेगलोवायरस। ठीक है, साथ साथ में आप प्लीज़ नोट्स भी बनाते जाइएगा ताकि आपके रिवीजन में हेल्प हो। और एच से क्या हो गया, herpes सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, तो ये सारे वायरस क्या कोज करवा सकते हैं, कंजेनाइटल मोल फॉर्मेशन को कोज करवा सकते हैं। जबकि नाइजीरिया एक ऐसा है जो आफ्टर बर्थ कैनाल के अंदर से इन्फेक्शन यहाँ पे बेबी को हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, नाइजीरिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर विच कंडीशन द नर्स शुड एडमिनिस्टर लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टू ए क्लाइंट। ठीक है, फ्रॉम विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन में नर्स क्या कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड को एक क्लाइंट को। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास में एब्डोमिनल पेन में, कॉन्स्टिपेशन में, एन एपिसोड ऑफ डायरिया, या फिर हैम्पस्टेड पॉजिटिव नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज में। किसके अंदर जो है वो लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड को अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कौन से पेशेंट को अपन दे सकते हैं लोपेरामाइड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड अपन किस में देते हैं, एपिसोड ऑफ डायरिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड एक ऐसी ड्रग है, एक एंटी डायरियल ड्रग है। ठीक है, ये क्या करती है, ये करती है मैनेज एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया को ये मैनेज करती है। साथ साथ में किसको मैनेज करती है, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज को भी ये क्या करती है, मैनेजमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, इसी के साथ में क्या क्या काम करती है, दूसरा क्या काम है, जब अपन पेशेंट के अपन क्या करते हैं, इलियोस्टोमी अपन परफॉर्म करते हैं ना, तो इलियोस्टोमी परफॉर्म करने के बाद में ये क्या कोज करती है, हेल्प टू रिमूव वॉल्यूम ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, जो इलियोस्टोमी से जो ड्रेनेज वगैरह निकलता है तो उसके ड्रेनेज के वॉल्यूम को भी ये कम कर सकती है, हेल्प करती है कम करने में लोपेरामाइड। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी, एन एपिसोड ऑफ डायरिया। ठीक है, तो अभी अपन मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नर्स शुड रेस्ट्रिक्ट द इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर पेशेंट टेकिंग थियोफाइलिन। एक पेशेंट है जो क्या कर रहा है, थियोफाइलिन टेबलेट को या उसने ड्रग को उसको देनी है, ले रहा है वो पेशेंट, तो नर्स कौन कौन सी जो डाइट है उसको रेस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करेगी उसको। द नर्स शुड रेस्ट्रिक्ट द इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, कौन से आइटम को रेस्ट्रिक्ट करेगी खाने से, उसको डाइट में इंक्लूड करने से। ठीक है, जब कब, तब पेशेंट थियोफाइलिन ड्रग का यूज करता है। ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास में, पाइनएप्पल्स, मेलन्स और ऑरेंजेस, लॉबस्टर, ऑयस्टर, श्रिम्प, चॉकलेट, कोला, कॉफ़ी, ड्राई क्रीम एंड कॉटेज चीज़। तो अपन कौन से आइटम्स को यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे इनटेक करने से पेशेंट को, जब पेशेंट क्या ले रहा है, थियोफाइलिन ड्रग ले रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा चॉकलेट, कोला एंड कॉफ़ी। ठीक है, चॉकलेट, कोला एंड कॉफ़ी क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है जब पेशेंट क्या करता है, पेशेंट को थियोफाइलिन ड्रग हमें चलानी होती है। ठीक है, क्योंकि थियोफाइलिन जो ड्रग है ये किस प्रकार की ड्रग है, ये एक ब्रोंको डायलेटर ड्रग है। ठीक है, जो किस पे काम करती है, मेथिल जेंथिन्स पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मेथिल्स जेंथिन मतलब जिन डाइट के अंदर जेंथिन का अमाउंट ज़्यादा है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, तो जेंथिन किस में ज़्यादा है इस डाइट में से, तो एक तो हमारा क्या हो गया, चॉकलेट हो गया, दूसरा कोला, तीसरा कॉफ़ी। ठीक है, तो ऐसे आइटम्स को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है जब पेशेंट क्या ले रहा है, थियोफाइलिन ड्रग ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें जेंथिन कंटेनिंग फूड्स को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि थियोफाइलिन क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है, किस पे एक्शन करती है, ये मेथिल जेंथिन। ठीक है,
तो ये हमें क्या करना है फिर जेंथिन जो फूड को अवॉइड करना है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के सारे जो है ऑप्शन हम गिव कर सकते हैं पेशेंट को इनटेक करने के लिए, जबकि ऑप्शन सी हम इनटेक करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स पीपीआईज आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन गिवन। जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स को अपन सबसे बेस्ट कौन सा टाइम है जिस टाइम पे हमें देना चाहिए, विथ मील्स खाने के साथ में, अलोंग विथ H2 ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर है उनके साथ में, हाफ एन आवर बिफोर द ब्रेकफास्ट, खाना ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे पहले, ऑप्शन डी है आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, जब आप लंबे टाइम तक फास्ट करते हो, खाना नहीं खाते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, पीपीआई का इनटेक करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हाफ एन आवर बिफोर द ब्रेकफास्ट बेस्ट यूज होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हाफ एन आवर बिफोर ब्रेकफास्ट अपन जब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एब्जॉर्ब्ड इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड secreted into canaliculi of पेराइटल सेल। ठीक है, आप सभी को पता है कि पेराइटल सेल से क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये जो पीपीआई है इसको अगर हम आधे घंटे मील के पहले देंगे तो क्या होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से एब्जॉर्ब होके ये क्या करेगी, कैनालिकुलाई में जाके यहाँ पे क्या सिक्रेट हो जाएगी, जहाँ से अपन पेराइटल सेल के कैनालिकुलाई में जाके ये सिक्रेट हो जाएगी। तो जब इन नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग फूड इंटेक HCl released into these canaliculi and acid medium एक्टिवेट। ठीक है, अब क्या करना, नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि जब अपन खाना खाते हैं तो HCl रिलीज होता है, तो अब ये HCl रिलीज हो गया, एसिड मीडियम बन गया। ठीक है, तो अब एसिड मीडियम क्या कर देगा, एक्टिवेट द पीपीआई। ठीक है, एक्टिवेट क्या कर देगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो आगे जाके क्या कर देगी, ये जो ड्रग है ये क्या कर देगी, एक्टिवेट पीपीआई क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी ये किसको, प्रोटॉन पंप को। ठीक है, प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देगी तो एसिडिटी का जो लेवल है वो वहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमें क्या, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को कब देना चाहिए, हाफ एन आवर बिफोर ब्रेकफास्ट या फिर बिफोर मील हाफ एन आवर हमें देना चाहिए। ठीक है, क्यों देना चाहिए इसकी भी हमने पैथोफिजियोलॉजी भी हमने समझ ली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अभी अपन मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन एल्डरली पेशेंट प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। एक एल्डरली पेशेंट है, उसको क्या है, एक तो यहाँ पे हाइपरटेंशन है, दूसरा उसको डायबिटीज है, साथ में क्या है, प्रोटीन यूरिया भी है, विदाउट, जबकि क्या है, विदाउट रीनल फेलियर। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, बट उसको क्या, रीनल फेलियर की कंडीशन वहाँ पे नहीं है। एंटी हाइपरटेंशन ऑफ चॉइस, उसके लिए अपन क्या, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, जब ऐसा पेशेंट आता है आपके पास में तो उसके लिए बेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी। ऑप्शन में है अपने पास में फ्रूसेमाइड, मैथिल डोपा, एनालप्रिल या फिर प्रोप्रानोलोन। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस होगी यहाँ पे, जब एक पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन तो हो ही रहा है, साथ में उसको क्या है, डायबिटीज़ भी है, साथ में उसको प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है। ठीक है, बट रीनल फेलियर उसको नहीं है, तो इसके लिए बेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। सो इस क्वेश्चन का अपना जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एनालिप्रिल। एनालिप्रिल अपन क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को अपन एनालिप्रिल देते हैं। ठीक है, एनालिप्रिल चूज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि एनालिप्रिल क्या है, एक एसी इनहिबिटर है। ठीक है, एसी इनहिबिटर इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस सिनेरियो। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर्स है जो अपन एनालिप्रिल के लिए अपन दे सकते हैं। अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछ ले HTN प्लस प्रोटीनूरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, एसी इनहिबिटर, ठीक है, प्लस एंजियोटेंसिन ब्लॉकर। नेक्स्ट HTN प्लस यहाँ पे डायबिटीज देखने को मिले तब भी यही है, एंड HTN हाइपरटेंशन प्लस डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले पेशेंट हो तो फिर उसके लिए ड्रग पूछे तो भी क्या देनी है, सेम ड्रग यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अभी अपन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू ए पेशेंट रिसीविंग ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सोल। एक पेशेंट है जो क्या रिसीव कर रहा है, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल जो है वो ड्रग को रिसीव कर रहा है। तो नर्स उसके लिए क्या कर रही है, डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन प्लान कर रही है, उसको समझा रही है। ठीक है, विच इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूड, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो नर्स इंक्लूड करेगी। ऑप्शंस है हमारे पास में, इफ द यूरिन टर्न्स डार्क ब्राउन कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। अगर आपका जो यूरिन है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाए तो आपको क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली कांटेक्ट करना है। ऑप्शन बी क्या है, एडवाइज द सनस्क्रीन इज नॉट नीडेड, सनस्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डिक्रीज द डोजेज व्हेन सिम्टम आर इम्प्रूविंग टू प्रिवेंट एन एलर्जिक रेस्पॉन्स। अगर आपको एलर्जिक रेस्पॉन्स से प्रिवेंट करना है तो अगर आप जब आपके सिम्टम्स अच्छे हो जाएं, रिजोल्व हो जाएं, तो आपको क्या करना है, डोजेज को डिक्रीज कर देना है, या फिर ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पर डे। आपको पर डे 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर को आपको कंज्यूम करना है, पीना है। कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो जब किसी पेशेंट को अपन क्या कर रहे हैं और सल्फामेथोक्सोजोल देते हैं, टैबलेट को अपन देते हैं, तो इसके अंदर हमारा बेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या करवाना है, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पर डे को यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, सल्फामेथोक्सोजोल जो ड्रग है वो किसके लिए काम में आती है। सबसे पहले काम में लेते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, इसके बाद में अपन काम में लेते हैं इसको ओटाइटिस मीडिया के लिए। ठीक है, जो इंटरनल ईयर के इनर मीडियल ईयर और इनर ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो तो उसके लिए अपन ये ड्रग काम में लेते हैं। इसके बाद के अंदर ट्रेवलर डायरिया की कंडीशन के अंदर भी अपन ये सल्फामेथोक्सोजोल ट्रीट काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन काम में ले सकते हैं सिगेलोसिस के अंदर। ठीक है, ये इसके कुछ यूजेज है ड्रग के। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनता है, नर्स क्या एडवाइस करेगी, सबसे पहले एडवाइस तो यही करेगी कि आपको 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पर डे इसको क्या करना है, आपको यूज करना है। ठीक है, ये मोस्टली किस में काम आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर में करना है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन में दिया गया है, इफ द यूरिन टर्न डार्क ब्राउन कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका बेसिक क्राइटेरिया होता है ड्रग का। अगर आपका यूरिन डार्क ब्राउन का आता भी है तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास में भाग के नहीं जाना है, इमीडिएटली नहीं जाना है, ये होता है। ठीक है, इन सम केसेस ये चीज़ हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, एडवाइज द सन स्क्रीन इज नॉट नीडेड। जी नहीं, सन स्क्रीन यहाँ पे क्या होती है, नीड होती है, नॉट नीड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव क्या, आपको स्किन सेंसिटिव है, सॉरी स्किन सेंसिटिव बना देती है, किसके लिए, सन से। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, सन स्क्रीन की एप्लीकेशन आपको करनी है। डिक्रीज द डोज, खुद से कभी भी डोज को डिक्रीज नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे सल्फामेथोक्सोजोल ट्राइमेथोप्रिम टैबलेट के साथ में। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर, ताकि जो ड्रग है वो प्रॉपर तरीके से वो एक्सक्रीट भी की जा सके, बॉडी में स्टोर नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए पेशेंट इन लेबर वार्ड वाज गिवन ओपोइड एनाल्जेसिक। एक लेबर वार्ड के अंदर एक पेशेंट है जिसको क्या दिया जा रहा है, ओपोइड एनाल्जेसिक दिया जा रहा है। विच ड्रग शुड बी केप्ट रेडी फॉर इमरजेंसी। कौन सी, अब आपको क्या करना है, कौन सी ड्रग को रेडी करना है इमरजेंसी के लिए। मीन्स ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग का आपको एंटीडोट पूछा गया है साधारण भाषा में। ठीक है, तो नेलोक्सोन, लिग्नोकाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन या फिर फैंटानिल। तो कौन सी ड्रग को आपको क्या करना है, रेडी करके रखना पहले से। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेलोक्सोन जो ड्रग है वो क्या है, इसका एंटागोनिस्ट है। ठीक है, इसके लिए क्या है, ओपियोइड एनाल्जेसिक का अगर ओवरडोज हो जाए, पॉइजनिंग की स्टेट में आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, नेलोक्सोन को वहाँ पे रेडी करना है ताकि इसको एडमिनिस्टर करके अपन पेशेंट की जान बचा सकें। ठीक है, अभी अपन मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोमिफेन सिट्रेट इज एन, क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में पूछा है कि ये किस प्रकार की ड्रग है, एंटी एस्ट्रोजन है या फिर एंटी एंड्रोजन है या फिर जीएनआरएच एनालॉग है या फिर सिंथेटिक स्टेरॉइड है। क्लोमिफेन सिट्रेट किस प्रकार की ड्रग है। तो क्लोमिफेन सिट्रेट एक किस प्रकार की ड्रग है, ये एक एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग है। ठीक है, एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग किस कौन कौन सी होती है, एक हो गई हमारी क्लोमिफेन सिट्रेट, दूसरी कौन सी होती है, टेमोक्सिफेन। ठीक है, ये दो ड्रग होती है जो किस में काम करती है, एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग है ये दोनों। इसके बाद में एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग कौन सी होती है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो एंटी प्रोजेस्टेरोन के अंदर कौन सी ड्रग आती है, मिफेप्रिस्टोन। ठीक है, तो ये दो जो ड्रग है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके, एंटी एंड्रोजेनिक, ठीक है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं एंटी एंड्रोजेनिक कौन सी ड्रग होती है। तो इसके लिए आती है सबसे पहले तो स्पाइरोनोलेक्टोन, नेक्स्ट फिनास्ट्रेट। ठीक है, ये जो दो ड्रग है ये एंटी एंड्रोजेंस है। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। एंटी एस्ट्रोजन है कौन, क्लोमिफेन सिट्रेट और टेमोक्सिफेन। क्लोमिफेन सिट्रेट क्या काम करती है, ये हमें ओवुलेशन का काम भी करती है। ठीक है, ओवुलेशन में हेल्प करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मॉडिफाइड कुप्पुस्वामी स्केल इंक्लूड ऑल क्राइटेरिया फॉर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेप्ट। क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक्सेप्ट, कि मॉडिफाइड कुप्पुस्वामी स्केल है वो सारे क्राइटेरिया को इंक्लूड करती है फॉर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एक को छोड़ के। ठीक है, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन गया आपको कि कुप्पुस्वामी मॉडिफाइड स्केल जो है वो किसके लिए काम में आती है, ये काम में आती है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन का मतलब पहले पता होना चाहिए कि किसके लिए काम आती है। तो अब जब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का पता लगाते कैसे लगाते हैं अपन, कौन सा क्राइटेरिया इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ऑप्शन हमारे पास में क्या है, इनकम पर कैपिटा, एजुकेशन ऑफ हेड ऑफ फैमिली, ऑक्यूपेशन ऑफ हेड ऑफ फैमिली, नेक्स्ट इनकम ऑफ हेड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है वो एक्सेप्ट होगा कुप्पुस्वामी मॉडिफाइड स्केल के अंदर। तो जो हमारा कुप्पुस्वामी मॉडिफाइड कुप्पुस्वामी स्केल है ये किस में काम आती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेक करने में काम आती है, बट किसका, रूरल या अर्बन, तो ये काम में आती है अर्बन। ठीक है, अर्बन फैमिलीज के अंदर ये स्केल काम में ली जाती है। ठीक है, रूरल के अंदर काम में नहीं ली जाती है, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद में इसके क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया इसका एजुकेशन ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ फैमिली के क्या चेक करते हैं, एजुकेशन चेक करते हैं। दूसरा अपन क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन ऑफ हेड ऑफ द फैमिली। थर्ड अपन क्या करते हैं, इनकम पर कैपिटा पर मंथ। ठीक है, अपन कभी भी अपन इनकम पर हेड को अपन क्या करते हैं, असेस नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या पूछा है, एक्सेप्ट में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपको पता है मलेरिया के लिए कोज होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मलेरिया के लिए। ठीक है, तो ये बाकी मलेरिया की प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीसीज होती है जिसमें वाइवेक्स, फेल्सीफेरम, ओवेल, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है। तो इसका हमसे पूछा गया क्वेश्चन में इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 5 to 7 डेज, 7 to 10 डेज, 10 to 14 डेज या फिर 15 to 30 डेज, कितने दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स फर्स्ट अपीयर ऑफ क्लिनिकल साइन। ठीक है,
ऑर्गेनिज्म का बॉडी में एंटर करने के बाद में फर्स्ट अपीयर ऑफ क्लिनिकल साइन इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का हमसे यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो गया, 10 to 14 डेज। अब अपन बात कर लेते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के बारे में। तो फैल्सीफेरम का कितना होना चाहिए, 9 to 14 डेज। इसके बाद में वाइवेक्स का अपन देख लिया। ओवेल का बात कर लेते हैं अपन, प्लाज्मोडियम ओवेल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका होता है 16 to 18 डेज। इसके बाद में एक मलेरिया और हमें देखने को मिलता है, क्वार्टन मलेरिया। ठीक है, जब मलेरिया के अपन क्वेश्चंस लेंगे तो उसके अंदर पूरा मलेरिया हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अभी आप केवल इतना ही देख लीजिए, क्वार्टन मलेरिया का कितना होता है, 18 to 40 डेज तक। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। When a child loses his hand and is unable to do routine work, ठीक है, unable to do routine work is called। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक बच्चा है जिसका हाथ लॉस हो गया, उसके हैंड का लॉस हो गया उसके, तो अब वो क्या कर रहा है, अपने रूटीन वर्क को क्या कर रहा है, अनेबल हो गया उसको करने के लिए। ठीक है, लाइक वो पानी पीना है तो वो पानी नहीं पी सकता उस हैंड से, दूसरे हैंड से पी सकता है, मतलब रूटीन वर्क उससे डिस्टर्ब हो गए हैं। जहाँ पे उसको अगर सामान उठाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है, बट उसका एक हाथ है तो उसका रूटीन वर्क डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास में हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट या फिर बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। कौन सा ऑप्शन है जो हमारा इसके अंदर करेक्ट होगा। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर किसी पर्सन में अगर ये चीज़ समझनी होती है कि डिसेबिलिटी किसको बोलेंगे, इम्पेयरमेंट किसको बोलेंगे, तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले किसी भी पर्सन में क्या होता है, डिजीज़ होता है। डिजीज़ के बाद में क्या होता है, उस डिजीज़ से क्या हो गया, उसको इम्पेयरमेंट हो गया। इम्पेयरमेंट होने के बाद में उसको क्या हो गया, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के बाद में वो पर्सन क्या बन जाता है, हैंडीकैप। ठीक है, तो ये 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर डिजीज से अपन समझते हैं कि लाइक उसका क्या हो गया, पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में इम्पेयरमेंट का मतलब आप समझोगे कोई भी लॉस होना, कोई भी लॉस ऑफ एनाटॉमिकल ऑर्गन या फिर कोई भी एक चीज़ एनाटॉमिकल, लाइक फुट हो गया, इसका जैसे हैंड हो रहा है, तो कोई भी एनाटॉमिकल ऑर्गन का लॉस होना। अब इस लॉस की वजह से वो क्या हो गया कि अपने जो कैन नॉट वॉक। ठीक है, अगर पर्सन का जो एनाटॉमिकल लाइक लेग का लॉस हो गया तो पर्सन वॉक नहीं कर पाएगा, तो मतलब वो अपने डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या हो गया, फिजियोलॉजिक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे फिजियोलॉजिक मीन्स कि काम नहीं कर पा रहा है, ठीक, कोई ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो मतलब फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई इसमें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसेबिलिटी। अब अगर वो चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो वो अच्छे तरीके से काम भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, मतलब क्या हो गया, हैंडीकैप हो गया, दूसरों पे आश्रित हो गया वो पेशेंट अब। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले उस पेशेंट क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब डिजीज कंडीशन हो गई कोई। उसके बाद में डिजीज कंडीशन के बाद में क्या हो गया, उसको इम्पेयरमेंट हो गया डिजीज कंडीशन से। इम्पेयरमेंट के बाद में उस ऑर्गन का ही खराब हो गया, पूरा ऑर्गन निकालना पड़ गया, तो वो फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, मतलब डिसेबिलिटी आ गई उसके अंदर। इसके बाद में हमने क्या बोल दिया, हैंडीकैप, मतलब वो अनएम्प्लॉयड हो गया इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये एक प्रोसेस होती है जो एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती है, इसको मैनर के अंदर हमें सिचुएट करना होता है। ठीक है, और इन जैसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। गलत नहीं होना चाहिए आपका ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पीरियड ऑफ आइसोलेशन फॉर मीजल्स इज फ्रॉम। मीजल्स के लिए आइसोलेशन का पीरियड कितना होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास में, ऑनसेट ऑफ कैथरल सिम्टम टू 3 डेज आफ्टर। ठीक है, मीजल्स की कैथरल स्टेज होती है, तो इसके अंदर ऑनसेट होने के बाद में 3 दिन के बाद में, ऑनसेट ऑफ कैथरल सिम्टम से 7 डेज आफ्टर, 6 डेज आफ्टर या फिर 8 डेज आफ्टर। पीरियड ऑफ आइसोलेशन कितना होना चाहिए मीजल्स में। तो मूव ऑन करते हैं अपने आंसर पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मीजल्स के केस में ऑनसेट ऑफ कैथरल सिम्टम टू 3 डेज आफ्टर तक हमें क्या करना है,
आइसोलेशन रखना है। कैथल सिम्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पे रैशेज वगैरह अपीयर होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मीजल्स का वायरस। तो वायरस कैसा होता है, आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है। दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे फैलता है, तो ये हो गया हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मीजल्स से क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखना आपको। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लिया तो 10 to 14 डेज के बाद में। इसके अंदर क्या पूछते हैं, कम्युनिकेबिलिटी, ये क्वेश्चन बनता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितने दिनों तक होती है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कब तक ये इन्फेक्शन फैलाने योग्य होता है वो पर्सन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या स्पेशल साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है इसमें, मीजल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट क्लासिकल फीचर है मीजल्स का। तो कॉप्लिक स्पॉट कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है बक्कल म्यूकोसा में। ठीक है, लोअर बक्कल म्यूकोसा अपोजिट लोअर सेकंड मोलर टीथ के पास में। ठीक है, तो इसी के साथ में अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये वाला। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए हैं और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। साथ ही साथ हम हमारे आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हम जो ऐप है हमारी, उसके ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज भी रन कर रहे हैं, जो कि एकदम अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है। एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टेस्ट बनाते हैं, तो आप उन्हें भी आप बाय करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छी बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।